नमस्कार। आज हम कुछ बेहद अहम वैश्विक और राष्ट्रीय सूचकांकों मतलब इंडेक्स की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। जी। हमारे सामने ना 2023 से 2025 तक के कई रिपोर्ट्स हैं, आंकड़े हैं जो बताते हैं कि भाई तरक्की, खुशहाली, लैंगिक बराबरी, पर्यावरण, इन सब पैमानों पर भारत कहाँ है, दुनिया कहाँ है। हाँ, बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इन सारे नंबर्स और रैंकिंग्स के जंगल से जो सबसे जरूरी बातें हैं, जो असल कहानी है, उसको समझें। सही। तो चलिए इस जानकारी के समंदर में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये आंकड़े हमें क्या सिखाते हैं। हाँ, और ये समझना भी जरूरी है कि ये सूचकांक ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। हाँ। ये असल में दुनिया की जो जटिल सच्चाइयां हैं, हाँ। उनको समझने के औजार हैं, टूल्स हैं। अच्छा। इनसे हमें पता चलता है कि ट्रेंड्स क्या हैं, समाज किस दिशा में जा रहा है, कहाँ कमियां हैं और किन मुद्दों पर मतलब तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। सही, ये सब के लिए अहम है। फिर तो सरकारें, पॉलिसी मेकर्स, हम जैसे लोग भी। बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी इंडेक्स से, मानव विकास सूचकांक यानी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025। जी, HDI। इसे UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1990 से जारी कर रहा है। और एक दिलचस्प बात, इसे हमारे भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक ने मिलकर तैयार किया था। हाँ, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। और ये 3 मुख्य चीजों पर ध्यान देता है। एक तो लंबी और सेहतमंद जिंदगी, बिल्कुल, मतलब जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। हाँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरा ज्ञान यानी पढ़ाई लिखाई, स्कूल के औसत साल और कितने साल की उम्मीद की जाती है, एजुकेशन, ठीक है। और तीसरा एक अच्छा जीवन स्तर जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से मापा जाता है। जी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये 3 पिलर्स है। हाँ। तो 2025 की रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का स्कोर 0.685 है और वो बांग्लादेश के साथ संयुक्त रूप से 130वें स्थान पर है। 130वें? अच्छा। इस लिस्ट में आइसलैंड सबसे ऊपर है 0.972 स्कोर के साथ और दक्षिण सूडान सबसे नीचे। सोचने वाली बात यह है कि ये तीनों पैमाने, सेहत, शिक्षा और आमदनी, ये मिलकर किसी देश के विकास की सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि एक पूरी मानवीय तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, ये बात तो है। और भारत की रैंकिंग मतलब 130वीं रैंक ये बताती है कि इन तीनों ही क्षेत्रों में हमें अभी भी काफी लंबा रास्ता तय करना है। बिल्कुल। ताकि लोगों की जिंदगी सचमुच बेहतर हो सके। सही कहा। अच्छा, विकास की बात हो तो खुशहाली कैसे पीछे रह सकती है? बिल्कुल। अगला है विश्व प्रसन्नता सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025। हाँ, ये भी बड़ा पॉपुलर इंडेक्स है। हाँ, ये 13वीं रिपोर्ट है जिसे संयुक्त राष्ट्र का ही एक नेटवर्क UNSDSN जारी करता है। ये जानने की कोशिश करता है कि लोग अपनी जिंदगी से कितने खुश हैं। और कैसे मापता है खुशी को? इसके 6 फैक्टर हैं। प्रति व्यक्ति GDP, सामाजिक सहारा मतलब मुश्किल में कोई साथ है या नहीं, अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी, अच्छी सेहत वाली लंबी उम्र, उदारता और समाज में भ्रष्टाचार का लेवल कैसा है। अच्छा, काफी सारे फैक्टर्स हैं। हाँ। और कहते हैं इसकी प्रेरणा भूटान के ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस वाले कॉन्सेप्ट से मिली थी। ओह, इंटरेस्टिंग। तो इसमें कौन है टॉप पर? फिनलैंड ही होगा शायद। हाँ, बिल्कुल। फिनलैंड लगातार कई सालों से टॉप पर है। अच्छा, और भारत? भारत की रैंकिंग 118वीं है। 118वीं? HDI में 130वीं, इसमें 118वीं। हाँ, ये रैंकिंग एक अहम सवाल उठाती है। क्या सिर्फ पैसा मतलब GDP बढ़ने से ही लोग खुश हो जाते हैं? शायद नहीं। देखिए, ये रैंकिंग साफ इशारा करती है कि लोगों की खुशी के लिए सामाजिक जुड़ाव, आपसी भरोसा, पर्सनल फ्रीडम, सेहत, ये सब पहलू भी उतने ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। हाँ, पैसे से ज्यादा। पहलुओं पर ध्यान देना कितना अहम है। बिल्कुल। अब एक ऐसे सूचकांक पर आते हैं जो विकास की एक बहुत ही गंभीर चुनौती को दिखाता है। वैश्विक भूख सूचकांक GHI, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। हाँ, GHI, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे 2 संगठन मिलकर जारी करते हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हेल्थ। ये दोनों मानवीय सहायता के क्षेत्र में काम करते हैं। जी, और ये 4 मुख्य संकेतकों पर आधारित हैं। अल्पोषण मतलब लोगों को पर्याप्त कैलोरी मिल रही है या नहीं। अंडर नरिशमेंट। हाँ। बच्चों में स्टंटिंग यानी उम्र के हिसाब से कद कम होना। चाइल्ड स्टंटिंग। बच्चों में वेस्टिंग मतलब कद के हिसाब से वजन कम होना। चाइल्ड वेस्टिंग। और चौथा, बाल मृत्यु दर
5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत। ओके, और इनका वजन भी अलग अलग होता है शायद? हाँ बिल्कुल, अल्प पोषण और बाल मृत्यु दर का वजन 13 है, जबकि स्टंटिंग और वेस्टिंग का 16। अच्छा, तो 2024 की रिपोर्ट में भारत कहाँ है? इसमें भारत 105वें स्थान पर है। स्कोर है 27.3, जिसे गंभीर यानी सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। 105वां और गंभीर श्रेणी में, ये तो चिंता की बात है। हाँ, और आंकड़े देखिए, करीब 14% बच्चे अल्पपोषित हैं, 35% से ज्यादा बच्चे स्टंटिंग के शिकार हैं। 35%? मतलब हर 3 में से 1 से ज्यादा बच्चा? हाँ, और लगभग 19% बच्चे वेस्टिंग से जूझ रहे हैं। बाल मृत्यु दर भी 2.9% है। दुनिया का औसत स्कोर 18.3 है, जो मध्यम श्रेणी में आता है। और टॉप पर कौन है? चीन, यूएई जैसे 20 देश संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। तो ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि भारत में पोषण सुरक्षा की चुनौती कितनी बड़ी और लगातार बनी हुई है, खासकर बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर। सही, और इसका असर तो एचडीआई पर भी पड़ता होगा। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर हमारे एचडीआई स्कोर और हमारी आने वाली पीढ़ी की क्षमता, उनके भविष्य पर असर डालता है। अच्छा, भूख और पोषण की तरह ही समाज में बराबरी भी विकास का एक अहम पैमाना है। हाँ, जेंडर इक्वालिटी। अगला इंडेक्स है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF 2006 से जारी कर रहा है। जी। और ये रिपोर्ट कहती है कि दुनिया का कोई भी देश अभी तक पूरी तरह लैंगिक समानता मतलब जेंडर पैरिटी हासिल नहीं कर पाया है। कोई भी नहीं। नहीं, ये 4 मुख्य क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों के बीच के अंतर को मापता है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अवसर, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। अच्छा, तो इसमें कौन आगे है? आइसलैंड ही होगा। हाँ बिल्कुल, आइसलैंड इसमें भी टॉप पर है, उसके बाद फिनलैंड। और भारत? भारत की बात करें तो स्कोर है 0.644 और रैंक है 131वीं। 131वीं, ये तो 2024 से गिरी है शायद। हाँ, 2024 में 129वें स्थान पर थे, तो थोड़ी गिरावट है। वैश्विक औसत स्कोर 0.68 है। पाकिस्तान इस लिस्ट में सबसे नीचे है, 148वें स्थान पर। 131वीं रैंक, मतलब हम अभी भी वैश्विक औसत से पीछे हैं। यहां सोचने वाली बात यह है कि भारत ने शायद शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक अंतर को काफी कम किया है ना? हाँ, एजुकेशनल अटेनमेंट में स्कोर ठीक है। लेकिन आर्थिक भागीदारी और खासकर राजनीतिक सशक्तिकरण मतलब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इन मामलों में हम अभी भी बहुत पीछे हैं। सही कहा। और ये गिरावट दिखाती है कि सिर्फ शिक्षा काफी नहीं है। महिलाओं को अर्थव्यवस्था में, राजनीति में बराबरी के मौके देना कितना जरूरी है, इस पर और काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, समाज की बात होगी, अब जरा पर्यावरण की सेहत पर नजर डालते हैं। क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2025। हाँ, CCPI। इसे जर्मन वॉच नाम की संस्था 2005 से निकाल रही है और ये 63 देशों और यूरोपीय संघ के क्लाइमेट एक्शन को ट्रैक करता है। ओके, ये कैसे मापता है परफॉर्मेंस? ये 4 कैटेगरीज में देखता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है 40%। अच्छा। GHG एमिशंस, रिन्यूएबल एनर्जी 30%, एनर्जी यूज 20% और क्लाइमेट पॉलिसी 20%। ठीक है, तो इसमें क्या फाइंडिंग्स हैं? यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। क्या? बहुत उच्च यानी वेरी हाई रेटिंग वाली कैटेगरी खाली है। टॉप 3 रैंक पर कोई भी देश नहीं है। कोई भी नहीं? मतलब दुनिया में कोई भी देश पेरिस समझौते के लक्ष्यों के हिसाब से पर्याप्त काम नहीं कर रहा? ऐसा ही लगता है। ये साफ दिखाता है कि दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज से निपटने की जो प्रयास हो रहे हैं वो नाकाफी हैं। तो फिर टॉप पर कौन है, मतलब चौथे नंबर पर? डेनमार्क चौथे स्थान पर है। और भारत? भारत इस बार 10वें स्थान पर है। 10वें? पिछली बार तो शायद 7वें पे थे। हाँ, 2024 में 7वें पर थे, तो रैंक गिरी है। ईरान सबसे आखिरी पायदान पर है। भारत की रैंकिंग में गिरावट थोड़ी चिंताजनक है, खासकर तब जब हम रिन्यूएबल एनर्जी पर इतना जोर दे रहे हैं। वही तो। ये दिखाता है कि हमें अपने उत्सर्जन को कम करने और एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने पर और तेजी से काम करने की जरूरत है। पॉलिसीज तो हैं, पर शायद इम्प्लीमेंटेशन में और तेजी चाहिए। सही बात। अच्छा, पर्यावरण से अब अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग, वर्ल्ड कंपेटिटिवनेस रैंकिंग 2025।
हाँ, IMD वाली रैंकिंग। हाँ, इसे 1989 से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD जारी करता है। ये मुख्य रूप से 4 बातों पर ध्यान देता है। देश का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसा है, गवर्नमेंट एफिशिएंसी कैसी है, बिजनेस एफिशिएंसी मतलब बिजनेस करने का माहौल कैसा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है। जी। तो बेसिकली ये बताता है कि कोई देश अपनी तरक्की और खुशहाली बढ़ाने के लिए अपनी क्षमताओं का, अपनी कॉम्पिटेंसीज का कितना अच्छा इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, तो इसमें क्या हाल है? इसमें स्विट्जरलैंड 100 के स्कोर के साथ टॉप पर है, उसके बाद सिंगापुर और हांगकांग है। ओके, और भारत? भारत 64.19 के स्कोर के साथ 41st स्थान पर है। 41st वन? ये तो ठीक लग रहा है। हाँ, ये पिछले कुछ सालों के मुकाबले एक अच्छी स्थिति कही जा सकती है। ये दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती आई है और शायद कारोबारी माहौल भी कुछ सुधरा है। वेनेजुएला इसमें सबसे नीचे है, 69वां। अच्छा। हालांकि 41वीं रैंक ये भी इशारा करती है कि सरकारी कामकाज की दक्षता और खासकर बुनियादी ढांचे में अभी भी सुधार की काफी गुंजाइश है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमेशा एक मुद्दा रहता है। जी, जिससे हमारी कॉम्पिटिटिवनेस और बढ़ सके। बिल्कुल। और वैश्विक सूचकांकों में आखिरी लेकिन बेहद अहम विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025। हाँ, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, RSF वाला। हाँ, इसे पेरिस स्थित एक गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF हर साल जारी करता है। ये 23वां संस्करण है और ये 5 चीजों के आधार पर देशों को रैंक करता है: पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट्स। ठीक है। तो इसमें कौन है टॉप पर? नॉर्वे। हाँ, नॉर्वे पहले स्थान पर है, उसके बाद एस्टोनिया और नीदरलैंड्स हैं। सबसे निचले पायदान पर इरिट्रिया है, 180वां। और भारत की क्या स्थिति है? पिछले कुछ सालों में तो रैंक काफी गिरी थी। भारत की रैंकिंग इस बार 151वीं है, 32.96 के स्कोर के साथ। 151? तो ये 2024 से सुधार है। हाँ, 2024 में 159वें स्थान पर थे, तो 8 पायदान का सुधार जरूर है। सुधार तो है, लेकिन 180 देशों में 151वां स्थान या अभी भी काफी नीचे है। हाँ, बात तो सही है। देखिए, ये रैंकिंग किसी भी लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संकेतक है। ये मीडिया की आजादी, विचारों की बहुलता और पत्रकारों के काम करने के सुरक्षित माहौल को दर्शाता है। सुधार हुआ है, ये अच्छी बात है, पर अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी है, ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो ये थी दुनिया के आईने में भारत की एक झलक। कुछ और सूचकांक भी हैं, जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हाँ, उसमें भारत 77 पेपर है, सिंगापुर टॉप पर। और हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में हम तीसरे नंबर पर है, 64 यूनिकॉर्न्स के साथ। अमेरिका टॉप पर है। हाँ, ये एक पॉजिटिव साइन है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 115वें स्थान पर है, आइसलैंड यहाँ टॉप पर है। और इनोवेशन में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, उसमें 39वें स्थान पर है 2024 का डेटा, स्विट्जरलैंड टॉप पर। और एक नया इंडेक्स, AI रेडीनेस इंडेक्स 2024, उसमें सिंगापुर टॉप पर है और भारत 72वें स्थान पर। तो ये सब मिलकर एक, कह सकते हैं, मिलीजुली तस्वीर पेश करते हैं। कहीं सुधार है, कहीं गिरावट, कहीं स्थिरता। हाँ, लेकिन अब सवाल उठता है कि देश के भीतर, मतलब हमारे राज्यों के बीच क्या स्थिति है। हाँ, ये देखना भी जरूरी है। चलिए कुछ प्रमुख राष्ट्रीय रिपोर्ट्स और सूचकांकों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण की। ये तो अब काफी फेमस हो गया है। हाँ, बिल्कुल। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय करवाता है। 2024-25 का ये 9वां संस्करण था और इसका थीम था रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, मतलब कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण। अच्छा थीम है। और सबसे बड़ी खबर तो आपको पता ही होगी, इंदौर। हाँ, फिर से लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर। ये तो कमाल है। 8वीं बार सच में काबिले तारीफ है। इंदौर की ये लगातार सफलता वाकई एक केस स्टडी है। हाँ, और 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले बड़े शहरों में अहमदाबाद सबसे स्वच्छ है, प्रयागराज सबसे अच्छा गंगा शहर और सिकंदराबाद सबसे अच्छा कैंटोनमेंट बोर्ड। अच्छा, और राज्यों की ओवरऑल रैंकिंग में क्या है? बिहार कहाँ है? बिहार 21वें स्थान पर है। देखिए, इंदौर की सफलता दिखाती है कि जब प्रशासन, नागरिक और सफाई कर्मचारी, मतलब सब स्टेक होल्डर्स मिलकर एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तो कैसे स्थायी बदलाव लाया जा सकता है। सही बात। ये रैंकिंग सिर्फ सफाई की नहीं है, ये शहरी प्रशासन की कुशलता, नागरिकों की भागीदारी और पब्लिक हेल्थ के प्रति गंभीरता को भी दर्शाती है। दूसरे शहरों के लिए ये एक प्रेरणा है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं राज्यों की आर्थिक सेहत पर। एक नया इंडेक्स आया है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025। हाँ, ये नीति आयोग का पहला ऐसा सूचकांक है। हाँ, इसे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने जनवरी 2025 में जारी किया।
ये FY 2022-23 के आंकड़ों के आधार पर 18 प्रमुख राज्यों के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को आंकता है। जी, और इसने राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा है ना? हाँ, टॉप परफॉर्मर यानी सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा। ओडिशा टॉप पर, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, फिर है अग्रणी राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। और तीसरी श्रेणी है आकांक्षी या सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों की, जिसमें पंजाब, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। तो ओडिशा 67.8 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। बिहार और उत्तर प्रदेश कहाँ है? दोनों 7वें स्थान पर है। 7वें पर, ठीक है। देखिए, ये सूचकांक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये राज्यों की अपने खर्चे चलाने की क्षमता, रेवेन्यू बढ़ाने की क्षमता और कर्ज को संभालने की क्षमता को दिखाता है। हाँ, जिसका सीधा असर विकास योजनाओं पे पड़ता है। बिल्कुल, ओडिशा जैसे राज्य का टॉप पर आना दिखाता है कि अच्छा वित्तीय प्रबंधन संभव है। सही। आर्थिक सेहत के बाद लोगों की थाली तक पहुंचने वाले भोजन की सुरक्षा कितनी है, इसके लिए है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24। हाँ, FSSAI वाला इंडेक्स, छठा संस्करण। हाँ, इसमें बड़े राज्यों में कौन टॉप पर है? केरल। हाँ, बड़े राज्यों में केरल 73.75 के स्कोर के साथ टॉप पर है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर। और छोटे राज्यों में? छोटे राज्यों मतलब पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में नागालैंड अव्वल है 44.25 स्कोर के साथ। और केंद्र शासित प्रदेशों में? उसमें जम्मू और कश्मीर पहले स्थान पर है। बिहार यहाँ भी काफी नीचे है, 21वें स्थान पर, स्कोर 36.5। तो ये इंडेक्स क्या क्या देखता है? ये इंडेक्स सिर्फ खाने की उपलब्धता नहीं देखता, बल्कि खाना कितना सुरक्षित है, उसकी टेस्टिंग के लिए फैसिलिटीज हैं या नहीं, नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, और कंज्यूमर्स को कितनी जानकारी दी जा रही है, इन सब पहलुओं पर राज्यों को परखता है। अच्छा, काफी व्यापक है ये भी। जी, और राष्ट्रीय स्तर पर एक और व्यापक सूचकांक है, सतत विकास लक्ष्य यानी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24। हाँ, SDG इंडिया इंडेक्स। ये भी नीति आयोग ही निकालता है। हाँ, ये चौथा संस्करण है, जुलाई 2024 में आया था। ये UN के जो 17 ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। हाँ, गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, समानता, पानी, उन सब पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को मापता है। तो इसमें कौन आगे है? केरला फिर से? हाँ, केरला और उत्तराखंड दोनों 79 के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। अच्छा, उत्तराखंड भी? हाँ, केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ टॉप पर है। और सबसे नीचे? बिहार 57 के स्कोर के साथ सबसे अंतिम स्थान पर है। देखिए, ये इंडेक्स एक तरह से राज्यों के ओवरऑल डेवलपमेंट का आईना है, क्योंकि ये आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय तीनों तरह के लक्ष्यों पर प्रगति को एक साथ देखता है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि कुछ राज्य इन लक्ष्यों को पाने की दिशा में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे केरल और उत्तराखंड, जबकि कुछ को अभी बहुत मेहनत करनी है। ये राज्यों के बीच की जो असमानताएं हैं, उनको भी समझने में मदद करता है। सही। और आखिर में एक नजर डालते हैं वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024। इसे UNDP जारी करता है। हाँ, MPI। इसके आंकड़े हमें जमीनी हकीकत के और करीब ले जाते हैं। रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में करीब 1.1 अरब लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जी रहे हैं। 1.1 अरब? हाँ, मतलब वो सिर्फ आय से गरीब नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के कई पैमानों पर एक साथ पिछड़े हुए हैं। और चिंता की बात यह है कि इनमें से आधे से ज्यादा 584 मिलियन 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। आधे से ज्यादा बच्चे, ये बहुत गंभीर आंकड़ा है। हाँ, बिल्कुल। और ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि करोड़ों लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। जैसे 82 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास ढंग की साफ सफाई सैनिटेशन की सुविधा नहीं है। 82 करोड़? हाँ, करीब 89 करोड़ लोगों के पास रहने को ठीक ठाक घर नहीं है। अरे! और लगभग 100 करोड़ लोग खाना पकाने के लिए क्लीन फ्यूल जैसे LPG का इस्तेमाल नहीं कर पाते। ओह! ये आंकड़े सीधे तौर पर HDI, GHI और SDG लक्ष्यों से जुड़ते हैं। ये दिखाते हैं कि गरीबी कितनी जटिल समस्या है और इसे सिर्फ आय के नजरिए से देखना काफी नहीं है। सही। विकास की चुनौतियों की गहराई और वो कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं, ये आंकड़े साफ तौर पर सामने रखते हैं। तो इन तमाम वैश्विक और राष्ट्रीय सूचकांकों के इस पूरे चर्चा के बाद क्या तस्वीर उभरती है? मतलब क्या टेक अवे है? देखिए, ऐसा लगता है कि भारत का प्रदर्शन एक मिलीजुली कहानी कहता है। हाँ, मिक्स्ड बैग जैसा लग रहा है। बिल्कुल। एक तरफ कॉम्पिटिटिवनेस, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या, इनोवेशन, स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में कुछ सकारात्मक रुझान दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ भूख, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जेंडर गैप,
प्रेस फ्रीडम और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गंभीर चुनौतियां बनी हुई हैं। हाँ, ये बड़े चैलेंजेस हैं। और राज्यों के बीच भी विकास का स्तर काफी अलग-अलग है, जैसा हमने एसडीजी इंडेक्स या फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में देखा। तो इस सब का मतलब क्या निकालें? देखिए, सबसे जरूरी बात ये याद रखनी है कि ये सूचकांक आईना तो दिखाते हैं, पर ये पूरी तस्वीर नहीं होते। ये सिर्फ स्नैपशॉट्स हैं। हाँ, टूल्स है समझने के लिए। बिल्कुल, ये जटिल सच्चाइयों को समझने में हमारी मदद करते हैं, लेकिन किसी देश या राज्य के बारे में अंतिम फैसला नहीं सुनाते। ये उन क्षेत्रों को उजागर करते हैं जहां सरकारों, समाज और हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है, जहां ध्यान देने की जरूरत है। सही। इसी एक रैंकिंग के आधार पर बहुत ज्यादा उत्साहित या निराश होने के बजाय हमें अलग-अलग सूचकांकों को एक साथ रखकर जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस्ड नजरिया अपनाना चाहिए। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ये आंकड़े हमें सवाल पूछने और बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी, इन सभी अलग-अलग सूचकांकों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि हम विकास को, मतलब डेवलपमेंट को, सही तरीके से माप रहे हैं? क्या ये मौजूदा इंडेक्स तरक्की की पूरी कहानी बता पाते हैं, या हमें प्रगति को समझने और आंकने के लिए नए पैमानों, नए नजरियों की जरूरत है? ये बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। इस विचार के साथ